बजे क्लास रख ले। चलिए देखते हैं इसके बारे में। आइए अभी जरा इधर पढ़ाई शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट का नंबर आई थिंक ये 6 होगा 7 होगा, क्या लग रहा है आपको? 7 या 6? ओके प्रियरंजन आप ड्यूटी में हैं, लेट हो गए, कोई बात नहीं। 6 7 चलो जो भी है उस हिसाब से नोट कर लेना आप। ओके अब हमारा जो अगला केस है वो केसेस ऑफ प्रोनाउन के ऊपर क्वेश्चन है, जो आप बहुत आसानी से संभाल लेंगे, अब मुझे बिल्कुल पता है। केसेस ऑफ प्रोनाउन, फटाफट सेंटेंसेस लिखते हैं और आप उसको करेक्ट करते चलेंगे। मी एंड माई ब्रदर visited our village last week. My father and myself have discussed this issue in a detailed manner. I like you more than I like you more than she does. हाँ जी, ये 4 सेंटेंसेस हैं, इनको अपनी कॉपी में नोट करिए और मुझे फिर कमेंट सेक्शन में बताइए कि इनमें क्या प्रॉब्लम है या कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी है उसके बारे में मुझे थोड़ा कंफर्म करें आप कमेंट सेक्शन के अंदर। चलिए बहुत अच्छे। सुभाष, सुनील, प्रभात, नील, अतुल, हीरो, अनूप, सभी के जवाब। राज, अंजलि, अमित, बबलेश, प्रियरंजन, विजेंद्र, शुभम, सुशील, रागनी, गौरव, शिव, बहुत बढ़िया। विजिटेड वर्ब के पहले सब्जेक्ट, राइट। सब्जेक्ट का केस कौन सा होना चाहिए? सब्जेक्टिव मी क्या है? ऑब्जेक्टिव केस, इसको आपने गायब किया, यहां पे लगाया आई। लेकिन इसके बाद एक और संशोधन आपको करना पड़ेगा, एक और चेंज करना पड़ेगा। वो क्या? कल ही आपने पढ़ा है 1 2 3 और 2 3 1 रूल, कल उसी पे क्लास हमने खत्म की थी। तो यहां पे भी बिल्कुल वही बात है कि एक नॉर्मल सी बात है, न्यूट्रल सेइंग है, पॉजिटिव और न्यूट्रल बातों का ऑर्डर क्या था? 2 3 1, यानी 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन जो है वो सबसे लास्ट में आना चाहिए। तो मेरा भाई और मैं, ये करेक्ट ऑर्डर है। तो यानी माई ब्रदर पहले नंबर पे आएगा एंड आई दूसरे नंबर पे लिखोगे, ये भी करेक्शन है। तो इस सेंटेंस में अब क्या हो गया? माई ब्रदर एंड आई विजिटेड आवर विलेज लास्ट वीक। माई फादर एंड माई सेल्फ हैव डिस्कस्ड दिस इशू इन अ डिटेल्ड मैनर। मेरे पिता और मैं
इस इशू को, इस मुद्दे को डिटेल्ड मैनर में डिस्कस किया है। मैंने, मेरे पिता और मैंने, तो यहां पे मैंने यानी हैव डिस्कस्ड, हैव हेल्पिंग वर्ब, डिस्कस्ड मेन वर्ब, वर्ब से पहले जो आता है वो सब्जेक्ट, पहला सब्जेक्ट मेरे पिता, बिल्कुल पोजीशन सही है जैसे माई ब्रदर था। लेकिन माई सेल्फ आपको पता है रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक केस है, इसका इस्तेमाल जोर डालने के लिए होता है। यहां पे आप ये यूज नहीं करेंगे, तो यहां पे माई सेल्फ की जगह पे क्या आ जाएगा, आई, और ये होगा करेक्ट। ठीक है, तो माई सेल्फ को हटा दीजिए, आई लगा लीजिए। देखिए ये बहुत ही कॉमन एरर है, कई बार आपने सुना होगा और इवन 90-95% लोग ये गड़बड़ करते हैं। जब भी इंट्रोडक्शन देने की बात आती है कि भाई इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, शुरुआत कहां से होती है, माई सेल्फ। तो आज से ये गलती नहीं होनी चाहिए, आगे से अपने परिचय में की शुरुआत कभी भी माई सेल्फ से शुरू ना करिए, ये गलत है। और गलत अगर 95% लोग भी करें तो भी वो गलत ही होता है। तो ये सारी चीजें हैं जो एक तरीके से रुकावट बनती है हमारे सिलेक्शन प्रोसेस में भी, उन सारी एग्जाम्स के अंदर जहां इंटरव्यू प्रोसेस होता है। अब मान लो आपने अपने इंटरव्यू के शुरुआती 30 सेकंड्स में ये सब अंग्रेजी का इस्तेमाल कर दिया, पहुंचे, आपने कहा कि अपने बारे में कुछ बताइए, आपने कहा माई सेल्फ मिस्टर एक्स, आई बिलोंग्स टू, कुछ महान विभूतियां आई बिलोंग्स टू बोलती हैं, पता नहीं कैसे भैया, आई के साथ वर्ब में एस नहीं लगता, आई बिलोंग होता है। मतलब इतना सुना है ये इंटरव्यूज लेते लेते स्टूडेंट्स के कि ये कॉमन गलतियां नजर आती हैं, पता नहीं कहां से निकलती हैं ये। और उसके बाद हॉबीज में पूछो तो वहां बोल देते हैं लिसनिंग म्यूजिक। ये 3 बम गिराते हैं आप इंटरव्यूअर पर, और उसके बाद उसकी आत्मा तृप्त हो जाती है, उसकी गर्दन ऊपर उठती नहीं, आप में कोई इंटरेस्ट नहीं होता उसका, आप अपना 2 मिनट खराब करके वो आपको भेज देता है। सो ये सब ग्रामेटिकल गलतियां बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। माई सेल्फ की जगह पे आप अपने परिचय में क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, माई नेम इज मिस्टर एक्स, जो भी आपका नाम है, माई नेम इज, आई एम मिस्टर एक्स, या दिस इज मिस्टर एक्स, तीनों में से कुछ भी इस्तेमाल कर लो, ठीक है ना। माई नेम इज सत्येंद्र, आई एम सत्येंद्र, राइट, दिस इज सत्येंद्र, तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बट माई सेल्फ सत्येंद्र ये खतरनाक है, कभी मत करिए। और जो लिसनिंग म्यूजिक मैंने बोला उसमें गड़बड़ क्या है, वो वर्ब के चैप्टर में देखोगे आप, लिसन जो है वो एक इनट्रांजिटिव वर्ब है, अकर्मक क्रिया जिसे कहते हैं, जो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेती। लेकिन लिसनिंग का ऑब्जेक्ट क्या है, म्यूजिक। तो आपने इंट्रांजिटिव के साथ जब ऑब्जेक्ट लगा दिया तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आप नहीं लगा सकते, आपको एक प्रीपोजिशन इंसर्ट करना पड़ता है। तो आपको क्या बोलना होगा, लिसनिंग टू म्यूजिक। तो अगर आपका म्यूजिक सुनना हॉबी है, आगे किसी को बोलना हो तो लिसनिंग टू म्यूजिक बोलना, लिसनिंग म्यूजिक मत बोलना। तो ये सब ग्रामेटिकल गलतियां हैं। और माई सेल्फ का इस्तेमाल कभी भी सब्जेक्ट के लिए नहीं, राइट, उसका इस्तेमाल एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव के लिए ही होगा, जो आपको समझाया था मैंने। तो यहां पे ये था। अब ये जो 2 क्वेश्चन हैं ये थोड़े से ट्रिकी हैं, इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है, इसको हम समझ लेंगे आज। देखो, आई लाइक यू मोर देन शी, सबसे पहले फंडा समझ लेते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी देन का इस्तेमाल आपको दिखाई दे, आपको पता है THAN देन तुलना के लिए इस्तेमाल होता है, कंपैरिजन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इसका। तो फंडा बहुत ही क्लियर है कि कंपैरिजन हमेशा सेम केसेस के बीच में होना चाहिए, यानी सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से होनी चाहिए और ऑब्जेक्ट की तुलना किससे होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट से। ऐसा नहीं कि सब्जेक्ट की तुलना आप ऑब्जेक्ट से करेंगे। अब यहां पे देखो आप, आई लाइक यू मोर देन शी, सीधा देन पे निगाह डालो। देन के पहले जो प्रोनाउन आया है वो कौन सा है, यू, और देन के बाद जो प्रोनाउन है शी, तो जाहिर तौर पे इनके बीच में कंपैरिजन हो रहा है। अब हमें ये देखना होगा कि इनका केस सेम है क्या। तो भाई अब पूरा सेंटेंस देखो, आई लाइक यू, यहां पे आई सब्जेक्ट है, लाइक वर्ब है, और यू क्या है, ऑब्जेक्ट। यानी देन से पहले आने वाला शब्द यू ऑब्जेक्टिव केस में है, क्योंकि भाई पहचानना पड़ेगा ना, पोजीशन तो डिसाइड करेगा, क्योंकि यू का सब्जेक्टिव भी और यू का ऑब्जेक्टिव दोनों लिखने में तो यू होता है, उसकी पोजीशन तय करेगी कौन सा केस है। तो यहां पोजीशन ने बता दिया कि ऑब्जेक्टिव केस है, देन के पहले आया हुआ शब्द ऑब्जेक्टिव केस में, तो देन के बाद वाला भी केस क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस में होगा। यहां से हमें शी को गायब करना होगा और क्या लगाएंगे, हर। लेकिन नीचे वाले सेंटेंस में मैंने कुछ चेंज कर दिया है। यहां पे क्या दिख रहा है, शी के बाद एक वर्ब आ गया है डज। यहां डज की जगह पे ना आपको लाइक्स भी मिल सकता है, ये लाइक्स भी मिल सकता है, ये भी लिखा हुआ हो सकता है, दोनों का सेम ही मतलब है। अब यहां पे क्या है कि आई लाइक यू, मैं भी तुम्हें लाइक करता हूं और वह भी तुम्हें लाइक करती है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ऊपर वाले सेंटेंस का क्या मतलब था कि आई लाइक यू मोर देन हर, यानी लाइक करने वाला एक ही आदमी, मैं ही हूं जो तुम्हें भी लाइक करता हूं और मैं ही हूं जो कि उसको भी लाइक करता हूं। तो यहां लाइक करने वाले एक, लाइक करवाने वाले जिन्हें लाइक किया जा रहा वो 2 थे, और ये कहा जा रहा था कि नहीं इसको मैं तुम्हारे मुकाबले ज्यादा लाइक करता हूं। लेकिन अब यहां केस बदल गया, सिर्फ एक वर्ड को ऐड कर देने से, और वो वर्ड था डज या लाइक्स शी के लिए। कैसे मतलब बदल गया, अब यहां पे एक फूल 2 माली वाला मामला है। एक फूल, वो फूल कौन है, यू, इसको चाहा जा रहा है, और 2 माली कौन है जो उसे चाह रहे हैं, एक आई है और दूसरा शी है। तो अब तुलना इन दोनों चाहने वालों में है, राइट, क्योंकि 2 एंटिटी होनी चाहिए ना जिनमें समान क्वालिटी हो, तभी तो तुलना कर सकते हो आप। तो अब ये दोनों चाहने वाले हैं, इन चाहने वालों में तुलना हो रही है, जबकि यहां जिसको चाहा जा रहा था उसमें तुलना हो रही थी। दोनों का डिफरेंस समझ लो, यहां 2 लोगों को चाहा जा रहा था, उनके बीच में तुलना थी कि भाई तुमको ज्यादा चाहता हूं, उसको कम चाहता हूं। और यहां पे क्या है, यहां जिसको चाहा जा रहा है वो तो सिर्फ एक है, एक फूल, माली 2 है, चाहने वाले 2 हैं उसके। तो यहां पे 2 चाहने वालों में तुलना हो रही है, तुलना हमेशा सेम केस में होनी चाहिए। तो देखिए इधर भी आई है और इधर भी शी है। अब ये जब शी डज या शी लाइक्स अगर लिखा हो तब ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट होगा, और अगर इसके बाद सिर्फ शी पे पूर्ण विराम लग गया है तो हो सकता है कि भाई बोलचाल की इंग्लिश में, चलताऊ इंग्लिश जिसे हम कहते हैं, इनफॉर्मल इंग्लिश जिसे कहते हैं, उसमें बात बन जाए, बट रिटन इंग्लिश में वो गलत होगा। लेकिन अगर इसमें से शी के बाद यानी जो भी वर्ड है, जो भी सब्जेक्ट है, उसके बाद जो वर्ब लगा हुआ है अगर, तब वो बिल्कुल सही होगा, तब उसमें कोई भी चेंज करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसको नोट कर लीजिए। बात समझ में आ गई? गुड मॉर्निंग रामराज, इसे नोट कर लें आप।
पंकज पहली बार क्लास में प्रकट हुए हैं क्या? पूछना, क्लास ऑनलाइन ही चल रही है? बिल्कुल ऑनलाइन चल रही है, क्लास ऑनलाइन ही चलती है। ये वाले दोनों कॉन्सेप्ट, दोनों सेंटेंसेस सबको क्लियर हो गए? ऊपर वाला तो बिल्कुल आसान था, वो समझ में आ गया होगा। ये क्लियर हो गया सभी को? सेकंड एंड फोर्थ सेंटेंस आया ना? पंकज क्या पूछ रहे हो आप? आई डू नॉट नो हु ही इज, क्या कहना चाह रहे हो इसके? ये इस जो हम डिस्कस कर रहे हैं इससे कुछ रिलेटेड है ये बात? अच्छा, एक बार और एक्सप्लेन कर दूं, बताते रहा करो। विकास आपकी क्लास में बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, बहुत बढ़िया बात। बताते रहो कि कहां पे दिक्कत आ रही है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, राइट? ओके, बहुत सारे लोगों को यस सर यहां पे दिख रहा है, मुझे समझ आ गया। कुछ लोग कह रहे हैं एक बार और एक्सप्लेन कर दूं। तो देखिए, फंडा क्या है? तुलना हमेशा सेम केसेस के बीच में होती है, यानी सब्जेक्ट की तुलना हमेशा सब्जेक्ट से करोगे, ऑब्जेक्ट की तुलना हमेशा ऑब्जेक्ट से करोगे। इतनी बात क्लियर हो गई? अब सेंटेंस में निगाह डालो आप। आई लाइक यू मोर देन शी, यहां पे लिखा था, तो मैं इसमें चाहने वाला हूं, और यू जो है, यू को भी चाहा जा रहा है, वर्ब के बाद आया हुआ है तो ऑब्जेक्ट है। मैं तुमको चाहता हूं, किसके मुकाबले ज्यादा? उसके मुकाबले, तो वह नहीं उसको, तो यहां पे क्या आ जाएगा? हर। तो यहां पे मैंने जो दोनों सेंटेंस का डिफरेंस बताया उसको ध्यान से आपको समझना है। यहां दो जिनको चाहा जा रहा है, दोनों वर्ब के ऑब्जेक्ट हैं कि मैं ही तुमको भी चाह रहा हूं, मैं ही उसको भी चाह रहा हूं, यानी मैं तो कॉमन हो गया, चाहने वाला एक है, जिनको चाहा जा रहा है वो दो हैं, और जिनको चाहा जा रहा है वो चाहने के ऑब्जेक्ट ही तो हुए। तो इसका मतलब दोनों कौन से केस में होने चाहिए? ऑब्जेक्टिव केस में। यू ऑब्जेक्टिव में है, यहां शी सब्जेक्टिव था, हमने इसको ऑब्जेक्टिव कर लिया, बिल्कुल करेक्ट हो गया। लेकिन नीचे वाले सेंटेंस में मामला अलग है। यहां चाहने वाले दो हैं, ऊपर वाले में चाहने वाला सिर्फ एक था, जिनको चाहा जा रहा था वो दो थे। यहां पे जिसको चाहा जा रहा है वो सिर्फ एक है, वो यू है। इसीलिए देखो ये एरो कहां पे आया हुआ है, दोनों को एरो को घुमाया हुआ है मैंने यहां पे। आप अगर क्लास को ध्यान से देखते हैं, दोबारा किसी चीज को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इधर उधर अगर हुआ ध्यान तो फिर मामला खराब होता है, और उसके चक्कर में क्या होता है कि पूरी क्लास का टाइम खराब होता है। ये भी ध्यान में रखना है आपको, ब्रॉडकास्टिंग टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो गलतियां ना करें, ध्यान से सुने कि दोबारा हमें वो काम ना करना पड़े, क्योंकि दो चार की वजह से मैंने, मुझे यहां कमेंट दिखाई दिया 20 के लोग बिल्कुल ओके ओके ओके, लेकिन दो तीन लोगों कह रहे सर एक बार और रिपीट कर दीजिए, तो उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ध्यान जरूर दीजिए। ध्यान से सुनेंगे तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी। आई लाइक यू मोर देन शी, लेकिन अब यहां पे मैंने क्या किया, शी के बाद एक और वर्ड ऐड कर दिया, डज। शी डज, तो मैंने वही कहा कि शी डज भी आपको पेपर में मिल सकता है, या शी लाइक्स भी मिल सकता है। तो अब क्या हो गया कि चाहने वाले दो हैं, मैं भी चाह रहा हूं और वह भी चाह रही है, किसको? तुमको। तो जो चाहने वाले दोनों हैं वो दोनों एक केस में होने चाहिए, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट हो गए ना। मैं भी तुम्ही को चाह रहा हूं और वह भी तुमको चाह रही है, तो वो भी सब्जेक्ट है, मैं भी सब्जेक्ट हूं। तो वही मैंने कहा कि यहां पे अब जो शी डज लिखा है ये बिल्कुल करेक्ट है। अब यहां पे शी को हर में चेंज नहीं करोगे आप, और सिर्फ ध्यान किस पे देना है? इन शब्दों पे। अगर शी के बाद डज आ गया या शी के बाद लाइक्स आ गया, क्योंकि यहां पे आई के साथ लाइक है, आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, शी के साथ वर्ब की फॉर्म में एसईएस लगता है, तो अगर लाइक्स ना लिखो डज लिखो तो भी समझ में आ जाएगा कि उस डज का मतलब शी लाइक्स ही है। ठीक है, तो मैं तुम्हें जितना पसंद करता हूं वो ज्यादा है, किसके बनिस्बत? वह तुम्हें जितना पसंद करती है। तो मैं तुम्हें ज्यादा पसंद करता हूं, वह तुम्हें कम पसंद करती है, ये यहां पे सेंस निकला। अब किसी को कोई कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन? हाँ, ऐप में टाइम पता नहीं क्यों 9:45 है, मैं चेंज करा दूंगा, डोंट वरी। कोई कंफ्यूजन हो तो बता दीजिए अब। नहीं, हाँ जी, तो मैंने भाई इसीलिए एक फूल दो माली का भी इस्तेमाल किया कि आपको समझ में आ जाए। एक हमारे भाई यहां पे पूछ रहे हैं देन का क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है? देन भाई प्रेपोजिशन के तौर पे भी इस्तेमाल होता है और कंजंक्शन के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। कैसे? प्रेपोजिशन और कंजंक्शन दोनों के तौर पे देन का इस्तेमाल होता है, और जो देन होता है वो मोर ऑफ एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, क्योंकि नाउ का मतलब अब और देन का मतलब तब। ये इतना कॉमन एरर है, तो ये भी क्लियर रखना। देन जो है ये कंजंक्शन और प्रेपोजिशन दोनों तौर पर इस्तेमाल होता है, और देन जो है ये क्या है? ये आपका एडवर्ब ऑफ टाइम के तौर पर इस्तेमाल होता हुआ दिखता है। हिंदी क्या होती है इसकी? तब। इसी से याद रखो, नाउ का मतलब होता है अब, अभी, और ये तब है, नाउ एंड देन। तो आगे से कभी भी इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। देन तुलना के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं अब। और अब हम बात करेंगे दैट वर्सेज विच की। चलो, दैट वर्सेज विच, क्या दिक्कत है, कहां पे क्या लगाते हैं? और अगेन ये वाला कॉन्सेप्ट भी हम सेंटेंसेस के थ्रू ही सीखने वाले हैं, डिड्यूस करते हुए डिडक्टिव मेथड से। मैं कुछ सेंटेंसेस दूंगा और आपको उसमें से चूज करना होगा। दिस इज द सेम गर्ल चलो कुछ जगह पे यहां पे मैं हु भी दे देता हूं आपको।
क्योंकि दैट जो है वो सजीव और निर्जीव दोनों के साथ इस्तेमाल हो जाता है, तो इसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है. दिस इज द सेम गर्ल हु ऑब्लिक दैट परफॉर्म्ड एट द कॉन्सर्ट yesterday. Second sentence. This is the only car that oblique which provides the best feature in its segment. This is the best solution that oblique which we can provide you at this moment. There was nothing which oblique that could tempt सिद्धार्था. अब यहां पे आप चूज करके मुझे बताएंगे कि हम किसका चुनाव करें. धनंजय, रामराज, राज, सुनील, दत्तेश, अभिषेक, साहिल, बबलेश, शिवम, राजेश. सुनील, पीयूष, करिश्मा. चलो, बहुत अच्छा. This is the same girl that performed at the concert yesterday. This is the only car that provides the best feature. This is the best solution that we can, and there was nothing that could tempt Siddhartha. तो बात क्या समझ में आई कि इन सारे चॉइसेस में हमने that को तरजीह दी है, और बहुत सारे लोगों के जवाब यहां पे बिल्कुल ही सही हैं. which that नहीं, कुछ लोगों के अभी इधर नित्या, योगेश, कुणाल के जवाब मुझे गलत दिखाई दे रहे हैं. तो आइए समझ लेते हैं कि हम कहां पे और क्यों चूज करते हैं. देखो, सबसे पहली बात ये ध्यान में रखो, सुपरलेटिव डिग्री. तो तीसरा सेंटेंस ये बता रहा है कि जब भी सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल हो एडजेक्टिव के, राइट, बेस्ट सोल्यूशन यहां पे लिखा हुआ है. जब भी सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल होगा तो आप किसको चूज करेंगे? दैट को चूज करेंगे. ये हमारे सर्टेन केसेस हैं जो पेपर में रिपीट होते रहते हैं, इसलिए मैंने उनको एक साथ आपके पास डाल दिया कि कंफ्यूजन दूर हो. सो दिस इज द बेस्ट सोल्यूशन दैट वी कैन प्रोवाइड यू एट दिस मोमेंट. तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ आप क्या लगाते हो? दैट को तरजीह देते हो विच के मुकाबले. इधर क्या देख रहे हो? पहले सेंटेंस से जो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि जब भी द सेम प्लस नाउन आ जाए. अब जैसे इधर देखो आप, दिस इज द सेम गर्ल, दिस इज द सेम गर्ल, तो द सेम के बाद ये नाउन आ गया, तो भी आप किसको तरजीह देते हैं? दैट को देते हैं. अगर मान लो ये द सेम नहीं लिखा होता तो आप हु लगा लेते, कोई दिक्कत नहीं होती, राइट. जैसे सिंपली कहा जाए कि ही इज द स्टूडेंट हु हैज सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन, ये तो हमने पहले भी किया है, तो वहां सेम ना होने की वजह से हमने हु लगा दिया, लेकिन एक वर्ड के आ जाने से अब केस बदल जाता है और तब आप किसको तरजीह देते हो? दैट को देते हो. वैसे ही आपको यहां पे क्या दिख रहा है? ओनली. दिस इज द ओनली कार, और दिस देयर वाज नथिंग. तो ये भी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके होने की वजह से हम किसको तरजीह देते हैं? दैट को. और इनको चाहो तो आप नीचे यहां पे नोट कर लो, मैं एक साथ क्लब कर देता हूं. जैसे मैंने इस सेंटेंस में आपको ओनली दे दिया, तो यानी सेंटेंस में अगर ओनली आया हुआ है और आपको रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे दैट और विच में से चूज करना है, तो आप किसके साथ जाओगे? दैट के साथ जाओगे. ओनली के बाद इधर क्या लिखा हुआ है? नथिंग. जो पहले लिखा है उसी को नोट कर लो. इसके अलावा और कौन से वर्ड आ जाते हैं? फ्यू है आपके पास, फ्यू,
लिटिल, फिर आपके पास जैसे नथिंग था वैसे ही एवरीथिंग भी हो सकता है। तो ये सारे शब्द अगर आ रहे हैं, एनी, राइट, सो इन केसेस में आप किसको तरजीह दोगे? दैट को प्रेफर करोगे, विच को प्रेफर नहीं करोगे। ठीक है, ये ध्यान में रखना है हमें, इसको नोट कर लीजिए। ओके अनिल, आपके सुझाव को ले लिया मैंने। टेम्प्ट का मतलब होता है आकर्षित करना। देयर वॉज नथिंग दैट को टेम्प्ट सिद्धार्थ, कुछ भी ऐसा नहीं था जो सिद्धार्थ को टेम्प्ट किया हो। तो हम यहां भगवान बुद्ध की बात कर रहे हैं, इधर भी वॉज आ गया, यहां पे कुड आ गया। तो कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो उन्हें आकर्षित कर सके, वो उसके लिए ग्रेविटेट हो सके उसके प्रति। बिल्कुल अनिल, इस तरह का काम जो है वो टेलीग्राम चैनल पे मैं शुरू करूंगा, जहां पे आपको इडियम फ्रेजेस की प्रैक्टिस हो सके। इस संडे की छुट्टी में मैं उसके लिए थोड़ा प्रोग्राम करूंगा। टेलीग्राम चैनल इंग्लिश 124 सचिन तिवारी, वहां पे आ जाइएगा, वहां से आपको मिलता रहेगा, डाउनलोड करते रहिएगा, सॉल्व करिएगा, और फिर उसके बाद मैं शाम को उसके सोल्यूशन डाल दूंगा। तो इडियम्स हो गए, फ्रेजेस हो गए। चलो, अच्छा, दिस और इट में क्या डिफरेंस है? ये मन में सवाल आता है कभी? दिस भी यह होता है, इट भी यह होता है, क्या डिफरेंस होता है, कहां किसको चूज करते हैं? तो ये हमारा 7वां पॉइंट था, दैट वर्सेस विच। अभी इसमें और डिटेलिंग में जाऊंगा मैं, लेकिन ये बेसिक था। अभी आपके पेपर का काम, सीजीएल लेवल का काम इससे थोड़ा हो जाएगा। अब इससे ऊपर के लेवल के लिए मैं अभी थोड़ी देर में लिखाऊंगा, लेकिन पहले ये छोटी छोटी चीजें आपको करा दूं। हाँ जी, तो 7वें कॉन्सेप्ट के बाद 8वें नंबर का कॉन्सेप्ट, जहां पे हमें दिक्कत है दैट वर्सेस इट में, कहां पे हम किसका चुनाव करते हैं? इट फॉर नॉन लिविंग, बिल्कुल, वो तो हमें पता है, हमने उसको न्यूट्रल जेंडर के अंदर डाला था। देखो, इट का इस्तेमाल किसके लिए होता है? इट इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस क्लॉज आर फ्रेज और सेंटेंस भी हो सकता है, छोटा सा सेंटेंस है तो भाई क्लॉज जो है सेंटेंस का ही तो पार्ट होता है। ठीक है, तो ये इंट्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब हम दिस इज रेनिंग नहीं बोल सकते, लेकिन हम क्या बोलते हैं? इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है। तो इट का इस्तेमाल, आप सबसे पहला जो बेसिक काम है जो हम सभी को समझ में आता है वो तो यही हो गया, राइट? सो इट इज पॉसिबल, हम बोलते हैं ना, इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल दैट ही वुड कम ओवर हियर और समथिंग लाइक दैट। और इट का इस्तेमाल किसके लिए करते हो आप? हाँ जी, इट का इस्तेमाल आप करते हैं टाइम की सूचना देने के लिए। इट्स 10 o'clock, जैसे अभी 10 बज रहे हैं, 10:15 हो रहे हैं, तो टाइम की सूचना देने के लिए। और क्या बताने के लिए भाई? डिस्टेंस बताने के लिए, वेदर बताने के लिए। इसके लिए हम प्रेफरेबली किसका चुनाव करते हैं? इट का। एग्जाम्पल आप भी दे सकते हो, वेदर हो गया, तो जैसे कुछ भी आप, अब जैसे ठंड शुरू हो गई है तो आप इट इज, दिस इज विंटर तो बोलोगे नहीं आप, इट इज विंटर का इस्तेमाल करोगे वहां पे, राइट? टाइम के लिए आप इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल। और दैट का इस्तेमाल किसके लिए करोगे आप? THAT, दैट, या दिस फॉर दैट मैटर। दिस ही लिख दो, ऊपर दिस लिखा हुआ हमने। बस दिस और दैट में क्या फर्क होता है? दिस पास के लिए होता है, दैट दूर के लिए होता है, दोनों सिंगुलर है, आपको पता है। हाँ, डमी सब्जेक्ट जिसे कहते हैं, पंकज। देखो, दिस का इस्तेमाल जो है, अभी जैसे हमने, जब मैंने अभी परिचय देने की बात की तो क्या कहा कि आप अपने इंट्रोडक्शन में भी बोल सकते हैं कि दिस इज मिस्टर एक्स, यानी दिस इज के बाद अपना नाम ले लीजिए। तो इससे क्या पता लग रहा है कि किसी इंसान के नाम को इंट्रोड्यूस करने के लिए आप दिस का इस्तेमाल करेंगे। वहां पे इट का इस्तेमाल नहीं कर सकते आप, वहां इट का इस्तेमाल नहीं कर सकते कि इट इज मिस्टर एक्स, वहां क्या बोलना पड़ेगा? दिस इज मिस्टर एक्स, राइट? सो दिस का इस्तेमाल आप जो है वो नाम के लिए करते हैं, किसके? इंसान के। तो यार नहीं, नाम किसी का भी हो सकता है, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, कुछ भी आ सकता है। दिस का इस्तेमाल के साथ कर लोगे, ठीक है ना? तभी तो बचपन से हम पढ़ रहे हैं दिस इज अ बुक या दिस इज माई बुक। वहां इट इज माई बुक तो नहीं बोलते। और एक नियरनेस को दिखाने के लिए भी, क्योंकि जैसे मैंने अभी क्या बताया आपको कि दिस जो है वो पास के लिए होता है, दिस इज माई पेन, दैट इज योर पेन।
तो दिस क्या हो गया, पास हो गया, दैट दूर हो गया। तो सम जो आपकी नियरनेस है, किसी चीज का पास होना है, उसके लिए भी आप दिस का इस्तेमाल करते हो। और दिस का प्लूरल क्या हो जाता है, दीज। दिस है यह, दीज है ये, और दोज वे, राइट। तो कॉन्टेक्स्ट वही होगा जहां पे आप इस्तेमाल कर लेंगे दिस और दैट का, उस जगह पे दीज और दोज का भी कर लेंगे। दिस और दैट जो है आपके सिंगुलर हैं, और दीज और दोज क्या है, प्लूरल है। और कहां पे इस्तेमाल होता है इनका, बिल्कुल नियरनेस और क्लोजनेस के लिए। अच्छा, अगर मैं पूछूं इट का प्लूरल क्या होता है, एक तो जो बेसिक चीज आपको पता है कि जो लाइफलेस चीजें हैं, निर्जीव पदार्थ, उनके साथ इट का इस्तेमाल होगा। नेम ऑफ कंट्रीज जो है हमारी, देशों के नाम के साथ भी इट का इस्तेमाल होगा। यानी आपने अगर देश का नाम एक बार ले लिया, जैसे फ्रांस के अंदर भी जो है विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, फ्रांस के अंदर रिटायरमेंट के कानून में कुछ बदलाव किए गए हैं, जो भी रिटायरमेंट के बाद जो भी सुविधाएं मिलने हैं उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं। तो खैर सरकार के खिलाफ जो है विरोध प्रदर्शन चल रहा है फ्रांस में, कल न्यूज में था ये। तो अब वहां पे क्या है कि आपने एक बार कर दिया कि इन फ्रांस डेमोन्स्ट्रेटर्स आर डेमोन्स्ट्रेटिंग अगेंस्ट द न्यू पॉलिसी फॉर रिटायरमेंट, तो वहां पे क्या आ गया, लेकिन इट, तो अब फ्रांस के दोबारा के लिए आप प्रोनाउन का अगर इस्तेमाल करेंगे तो वहां पे क्या है, इट का इस्तेमाल आप कर लेंगे देश के नाम के लिए। ठीक है, तो लाइफलेस जो ऑब्जेक्ट्स हैं, थिंग्स हैं, उनके लिए भी इट लगता है। और किसके लिए इस्तेमाल होता है भाई, चाइल्ड के लिए भी। हाँ, ये बहुत कॉमन है और इससे पेपर में क्वेश्चन भी खूब मिलता है। बच्चा, चाइल्ड शब्द अगर कहीं आएगा तो उसके लिए इट का इस्तेमाल होता है। थोड़ा अटपटा सा लगता है हमें जरूर, क्योंकि बच्चा है तो जाहिर तौर पर उसके अंदर जान है, राइट, वो लाइफलेस नहीं है, लिविंग बीइंग है। लेकिन फिर भी अंग्रेजों ने उसको क्या कहा कि आप इसको इट का इस्तेमाल करेंगे इसके साथ। ठीक है, तो चाइल्ड शब्द भी अगर कहीं आता है और उसके लिए प्रोनाउन की आवश्यकता है, तो वहां पे ही और शी की जगह पे आप क्या लगाते हो, वहां पे आप लगाते हो इट। और किन के लिए इस्तेमाल हो लेता है, एनिमल्स के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी आप इस्तेमाल कर लेते हैं। और अब कई बार सवाल ये पैदा होता है कि अगर हमें इट के प्लूरल की जरूरत है तो क्या हम लगाएंगे, इट के प्लूरल की जरूरत है तो क्या लगाएंगे। हाँ जी, तो भैया अगर इट के प्लूरल की जरूरत है, प्लूरल ऑफ इट जो है उसे दे ही कहा जाता है, यानी दे को आप इट के प्लूरल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें भी कंफ्यूजन इसलिए होती है क्योंकि इट जो है वो नॉन लिविंग है, न्यूट्रल जेंडर है, हाँ या ना, बेजान चीजों के लिए इस्तेमाल होता है, हमने जेंडर पढ़ा था। और दे क्या है, ये कॉमन जेंडर है। लेकिन वही बात कि अगर किसी एक देश का नाम आप ले रहे हैं तो उसके लिए आपने प्रोनाउन इट लगा लिया, लेकिन अगर उसी सेंटेंस में दो देशों का नाम है, अब मान लो इंडिया और अमेरिका के बीच में संयुक्त अब युद्धाभ्यास चल रहा है, राइट, तो दोनों देश मिलकर के, दोनों देशों की जो आर्मीज हैं वो मिलकर के युद्धाभ्यास कर रही हैं। तो पहले सेंटेंस में आ गया कि भाई इंडिया एंड अमेरिका, राइट, आर स्पॉन्सरिंग अ पर्टिकुलर युद्धाभ्यास एट दिस प्लेस। लेकिन उसके बाद फिर आपने दोनों देशों को रेफर करने के लिए क्या कर दिया, दे का इस्तेमाल कर लिया। तो वहां पे देशों के नाम के लिए भी दे का इस्तेमाल होगा। अब उनको कोई ऐसा नहीं कि दो लोग हैं और इंसानों के तौर पर उनका इस्तेमाल हो रहा है। तो इट के प्लूरल की अगर आपको आवश्यकता है तो भी आप वहां पे क्या लगा सकते हो, दे लगा सकते हो। बात क्लियर हो गई। और कोई प्रॉब्लम यहां पे, दिस और इट। एक चीज आपको यह भी पता है, ये जो हमने यहां नियरनेस बताया वो क्यों बताया है, जैसे जब हम कह रहे होते हैं कि दिस बुक इज माइन, तो यहां इस बुक के पहले आपने दिस का इस्तेमाल कर लिया, आप उस किताब के साथ अपनी नियरनेस क्लोजनेस ही दिखा रहे हो। लेकिन क्या हम यहां पे ये लिख सकते हैं क्या, इट बुक इज माइन, नहीं लिख सकते। तो ये एक बहुत मोटा फर्क है कि दिस के बाद कोई भी नाउन आ सकता है। मतलब आपको पता है दिस के बाद जब नाउन आएगा तो उसे क्या कहा जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अभी इसी चैप्टर में हमने प्रोनाउन और एडजेक्टिव का फर्क देखा। तो दिस दैट दीज दोज प्रोनाउन भी हैं, दिस दैट दीज दोज एडजेक्टिव भी हैं। ठीक है, तो जब एडजेक्टिव होंगे तो इनके तुरंत बाद क्या आएगा, कोई ना कोई नाउन आएगा, दिस मार्कर इज ब्लैक, दैट दिस बोर्ड इज व्हाइट। तो यहां पे दिस बोर्ड जब मैं कह रहा हूं तो इस बोर्ड के साथ मैं एक नियरनेस ही दिखा रहा हूं, इसीलिए दिस का इस्तेमाल हुआ। क्योंकि दिस के बाद आप नाउन लगा सकते हो, लेकिन इट के बाद नाउन कतई नहीं लग सकता। इट बुक इज माइन, वाई, ये सेंटेंस पॉसिबल है ही नहीं स्ट्रक्चरली, राइट। तो ये गलत सेंटेंस है। तो ये एक बहुत मोटा फर्क है कि दिस के बाद यू कैन पुट नाउन, दिस के बाद दिस प्लस नाउन बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन इट प्लस नाउन पॉसिबल है क्या, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए। चलिए, छोटी छोटी सी बातें थी, मतलब बहुत ही छोटी बातें हैं, कई बार हम इसको नजरअंदाज भी करते हैं, डिस्कशन का भी पॉइंट नहीं होता, लेकिन मैं आपके लिए कुछ भी नहीं छोड़ता कि कहीं पे भी कोई आपको दिक्कत ना रहे। तो इट का इस्तेमाल आपको दिखाई दे गया कि भाई एक तो हम सेंटेंस आपके फ्रेज क्लॉज सेंटेंस को शुरू करने के लिए कर लेते हैं, बाकी आपका जो टाइम है, वेदर है, टेम्परेचर है, डिस्टेंस है, ये सब बताने के लिए, इसमें चाहो तो टेम्परेचर भी ऐड कर दो, तो ये सब बताने के लिए आप इस्तेमाल करते हो किसका, इट का। तो ये फर्क था।
चलिए, तो आई होप नोट कर लिया होगा आपने। अब हम आगे बढ़ सकते हैं। अब हमारा जो नवा पॉइंट है, अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अभी तक हमने बस इसको इंट्रोड्यूस किया था, मतलब आपने पहचाना था कि कब ये रिफ्लेक्सिव होता है और कब एम्फेटिक होता है, लेकिन मैंने कहा था कि भाई इससे जुड़े जो कॉन्सेप्ट हैं वो कॉन्सेप्ट वाले सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। वॉट एवर यू टीच, नो नीड टू रिवाइज। चलो, बहुत अच्छी बात। हाँ जी, तो यहां पे जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हमारे पास कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनके साथ आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करना ही करना होता है, ठीक है। और अगर आप उनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो सेंटेंस हो जाता है गलत, और इसी के ऊपर आपको पेपर में क्वेश्चंस भी मिलते हैं। तो मैं आपको उन सारे वर्ब की लिस्ट लिखा दूंगा अभी यहां पे जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता है, और फिर उनकी भी लिखा दूंगा जिनके साथ नहीं लगता लेकिन पेपर वाले लगा के देते हैं। और एक बात और भी करूंगा कि इसमें भी क्या एक्सेप्शन है, क्या हम यहां पर रट के चले जाएं कि नहीं इनके साथ लगता है। तो आपने देखा है कि इंग्लिश में पीछे भी डिस्कशन हमारी हुई है कि जो इंग्लिश में कहा जाता है कि ये होता है, वो कुछ सर्टेन वो केसेस, इन जनरल केसेस में होता है, जिसको हम कहते हैं इन जनरल होगा, वो बिल्कुल होगा, 90% केसेस में होगा, लेकिन उसमें फिर भी एक्सेप्शन होते हैं। तो उस बात को भी हमें समझना है। तो मैं शुरुआत करता हूं सेंटेंसेस के ही साथ, कि जो थोड़ा सा ज्ञान आपके पास ऑलरेडी है उसको भी हम जो है यहां पे टेस्ट कर लें। आइए, जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, आई enjoyed last night. I enjoyed the birthday party last night. I enjoyed myself last night. And I enjoyed myself the music concert last night. 4 सेंटेंस हैं, आपको ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा स्ट्रक्चरली करेक्ट है, क्योंकि एंजॉय भी उसी वर्ब की कैटेगरी में आता है जो अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है। तो यहां पे मैं उन वर्ब्स को लिख देता हूं, जैसे आपके पास यहां पे एंजॉय लिखा हुआ है। जब हमने इंट्रोड्यूस किया था तो एक वर्ड और हमने लिखा था क्या, ही हर्ट हिमसेल्फ। तो हर्ट का भी इस्तेमाल हो जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के लिए, राइट। उसके बाद पेपर में एब्सेंट, ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ, एब्सेंट है, प्राइड है, अम्यूज, रिजाइन, अक्विट, अवेल, रिकंसाइल, अप्लाई, एडेप्ट, एटसेट्रा। लगभग सारे कवर कर ही लिए हैं, बट फिर भी। तो ये जो हमारे वर्ड है ना, दीज वर्ब्स टेक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये अपने बाद क्या लेते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेते हैं। अब जैसे मैंने यहां पे आई लगाया है तो माई सेल्फ हो गया, अगर मान लो यहीं पे मैं ही लगाया होता तो क्या हो जाता, हिम सेल्फ हो जाता, शी लगाया होता तो हर सेल्फ हो जाता। अरे इनको कैसे रटेंगे, रटने के लिए क्यों परेशान रहते हो भाई, आंखों के सामने तो हर चीज रटते हो क्या आप? आंखों के सामने एक बार चीज आ जाती है तो फिर वो याद रहती है, ध्यान में रहती है, ऐसा नहीं है। चलिए, अब आपने अपना काम कर लिया तो मैं जरा समझा दूं।
देखो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जब हमने बात की थी तो एक चीज लिखी थी क्या जो आपको ध्यान में रखनी है कि जब डूअर और रिसीवर सेम होता है, यानी काम करने वाला और उस काम का परिणाम भुगतने वाला एक ही इंसान है, तभी वो हम रिफ्लेक्सिव का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वो काम करने वाले पे ही क्या कर रहा होता है, रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। अब आपको यहां पर नजर आया एंजॉयड लास्ट नाइट। एक चीज हमें अब समझ में आ चुकी है अभी तक के डिस्कशन से कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कुछ और नहीं होता, वर्ब का ऑब्जेक्ट ही होता है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव तब है जब वर्ब के तुरंत बाद लग रहा है। आई एंजॉयड माई सेल्फ, वर्ब के तुरंत बाद आ रहा है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इस लाइन को भी आप एक बार लिख लेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज नथिंग बट द ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। तो यहां पे कॉन्सेप्ट ये है, ये सारी बात बिल्कुल जायज है कि इन वर्ब के साथ हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना चाहिए, लेकिन आंख मूंद करके हम नहीं लगाएंगे। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां पे नहीं भी लगेगा। इवन जो लास्ट में मैंने वर्ड लिखे हैं ना, जैसे ये अक्विट है और रिकंसाइल है, और इवन फॉर दैट मैटर हमने वो लिखा है कि नहीं, रिजाइन लिखा है, हाँ रिजाइन भी लिखा है, ठीक है। तो रिजाइन, अक्विट और रिकंसाइल में इनके केसेस आपको बताऊंगा। एक तो रिजाइन का मतलब होता है त्यागपत्र देना, उसके लिए आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाओगे। रिजाइन का मतलब अगर सेंटेंस में त्यागपत्र देना है तो नहीं लगाओगे, लेकिन रिजाइन का मतलब अगर ये हो गया ना कि यू रिजाइन टू द सिचुएशन, कि आपने बिल्कुल हाथ जोड़ लिया कि भाई अब मेरे बस के बाहर की बात है, जितना मैं कर सकता था, जितनी कोशिशें कर सकता था मैंने कर ली, नाउ आई रिजाइन टू द सिचुएशन। आपने मतलब हथियार डाल देना, जिसे कहते हैं कि अब मेरे बस की बात नहीं भाई। अगर इस सेंस में रिजाइन इस्तेमाल हो रहा है तो वहां पे आप लगाओगे। तो मतलब का ध्यान बड़ा रखना है। जैसे अभी अक्विट का मतलब है, अब अक्विट के लिए का मतलब अगर बरी कर दे रहे हैं किसी को, जो कि हम जनरली मतलब जानते हैं कि भाई जितने भी अक्यूज थे इस केस में उनको अक्विट कर दिया कोर्ट ने उनको बरी कर दिया। बरी करने वाले सेंस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगता। ये नहीं कि आप रट के बैठ के अक्विट जहां आएगा वहां सेल्फ चिपका देंगे, सेल्फ वाला वर्ड जो भी उसके पहले आया उसके अकॉर्डिंग नहीं। अक्विट का जब मतलब ये होता है कि टू बिहेव इन अ सर्टेन मैनर व्हिच इज एक्सपेक्टेड ऑफ यू, यानी अच्छे तरीके से एक व्यवहार करना, जिस व्यवहार की आपसे अपेक्षा हो, अगर आप उस तरह से व्यवहार कर रहे हैं तो उसके लिए वर्ब क्या है, अक्विट, ACQUIT। तो अगर अच्छे तरीके से एक डेकोरम के तहत व्यवहार करने के सेंस में अक्विट का इस्तेमाल सेंटेंस में हुआ है तब तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा, लेकिन बरी करने वाले के लिए नहीं लगेगा। तो इसमें केसेस हैं, वैसे यहां पे भी है। अब जब मैंने कहा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, वर्ब का ऑब्जेक्ट है, अगर वर्ब का ऑब्जेक्ट ऑलरेडी है सेंटेंस में तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाने की जरूरत नहीं है। अब फिर से दोहरा रहा हूं, अगर वर्ब का ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में तो हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कुछ और नहीं होता, वर्ब का ऑब्जेक्ट ही होता है। अब यहां आपने देखा एंजॉयड लास्ट नाइट, तो कुछ लोगों को यह लग सकता है कि यहां पे लास्ट नाइट वर्ब का ऑब्जेक्ट है। वैसे लोगों को नमन है भाई, इतनी चर्चा हम कर चुके हैं, शुरू से पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं। लास्ट नाइट वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। वर्ब का ऑब्जेक्ट वो होता है जो उस वर्ब को रिसीव करता है। रात नहीं आपके एंजॉयमेंट को रिसीव कर रही है, तो वो रिसीवर ऑफ द एक्शन नहीं है कि उसको हम ऑब्जेक्ट कह लेंगे। लास्ट नाइट वर्ब के होने का समय है। तो ये जो शब्द है ना, इसको पहली बात तो ये कंफ्यूजन नहीं रखना कि वर्ब के बाद जो भी कुछ आता है वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। शुरुआत से ही बात बता रहा हूं आपको। लास्ट नाइट यहां पे क्या है, दिस इज द एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी ये सेंटेंस स्ट्रक्चरली गलत है। यहां पे क्या एंजॉय किया जा रहा है इसके बारे में कोई भी सूचना नहीं है। और अगर वही बात कि आप क्या एंजॉय कर रहे हो, आप बर्थडे पार्टी एंजॉय कर रहे हो, आप एनुअल पार्टी एंजॉय कर रहे हो, आप एक डांस या जो म्यूजिक कंसर्ट एंजॉय कर रहे हो, डांस कुछ भी, कुछ ऑब्जेक्ट होना चाहिए जिसको आप एंजॉय कर रहे हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तब आपको ऑब्जेक्ट के तौर पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना पड़ेगा। तो इस सेंटेंस को हम करेक्ट कैसे करेंगे, जब एंजॉय के बाद हमने माई सेल्फ लगा लिया, अब जाकर के सेंटेंस करेक्ट हुआ। दूसरा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि आई एंजॉयड द बर्थडे पार्टी। अब ये बर्थडे पार्टी क्या है, एंजॉय आपका वर्ब है, बर्थडे पार्टी इसका ऑब्जेक्ट है। अब अगर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तब थोड़ी घुस के लगा दोगे आई एंजॉयड माई सेल्फ द बर्थडे पार्टी, इसीलिए ये सेंटेंस करेक्ट है। बट और फिर तीसरे सेंटेंस की बारी, आई एंजॉयड माई सेल्फ लास्ट नाइट, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। अब देखो यहां पे एंजॉय है वर्ब, माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया जो कि आई की तरफ ही रिफ्लेक्ट कर रहा है। ओके, मैंने अपने आप को एंजॉय किया, बर्थडे पार्टी थी, पार्टी चल रही थी और मैं अपने आप को एंजॉय कर रहा था। मैं किसको एंजॉय कर रहा हूं, अपने आप को कर रहा हूं। तो अब यहां पे आई एंजॉयड माई सेल्फ लास्ट नाइट, यहां पे क्या कर रहे थे आप, वो नहीं तो आप खुद ही को एंजॉय कर रहे थे। यहां पे बर्थडे पार्टी उसका ऑब्जेक्ट था, और ये लास्ट नाइट अगेन एडवर्ब ऑफ टाइम है, सभी में काम के होने का समय, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, क्लियर होना चाहिए। और चौथा सेंटेंस भी गलत था, आई एंजॉयड माई सेल्फ द म्यूजिक कंसर्ट, ये बिल्कुल बकवास, क्योंकि म्यूजिक कंसर्ट यहां पे ऑब्जेक्ट के तौर पर दिया है, फिर माई सेल्फ लगाने की यहां पे कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इस डिस्कशन से हमें बात क्या समझ में आई, सबसे पहली बात कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कब इस्तेमाल करते हैं, हम ये रिफ्लेक्सिव की बात कर रहे हैं, एम्फैटिक तो आपको पता ही है, इधर बात रिफ्लेक्सिव की हो रही है। अभी इसको हटाई दो तो ज्यादा बेहतर है, नहीं तो बिना मतलब कंफ्यूज होते रहोगे। हम बात रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की कर रहे हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब क्या, जब काम करने वाला और काम का फल भोगने वाला या उस काम को रिसीव करने वाला जो है वो सेम होता है, तब यानी उसी का काम उसी के ऊपर रिफ्लेक्ट कर रहा है। जैसे यहां पे बात क्या समझ में आई कि ये हमारे कुछ ऐसे वर्ब हैं जो अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेते हैं, लेकिन क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कुछ और नहीं होता, वर्ब का ऑब्जेक्ट ही होता है। और अगर सेंटेंस में पहले से ऑब्जेक्ट कुछ मौजूद है तब आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, वाले सेंटेंस में था ऊपर, तो आपको तब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तब के तौर पर लगाना ही पड़ेगा। इसको नोट कर लीजिए। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा वर्ब के बाद ही आता है, इसीलिए इसको ऑब्जेक्ट से कंफ्यूज कराया जाता है। और यहां नीचे मैं उनकी लिस्ट लिख देता हूं जिनके साथ नहीं लगना चाहिए, लेकिन पेपर वाले लगा के दे देते हैं आपको।
तो यहां पे टर्न टर्न है, कीप है, स्टॉप है, BATHE बेथ वर्ब हो गया ना, नहाना या स्नान करना, ये वर्ब हो गया, स्नान सिर्फ नहीं है। हाइड है, रेस्ट है, लगभग फील एटसेट्रा। तो ये जो हमने लिखा है इधर, these verbs don't take reflexive pronoun। अब जैसे हाइड का सेकंड फॉर्म क्या होता है? हिड, थर्ड फॉर्म हिडन। तो अगर कहीं लिखा हुआ है कि शी हिड हरसेल्फ इन दैट हॉल, तो वहां पे गलत हो जाएगा। शी हिड हरसेल्फ नहीं करोगे हाइड, क्योंकि अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लेता। इसमें एक एक्सर्ट शब्द भी डाल सकते हैं हम, एक्सर्ट भी आता है। एक्सर्ट का मतलब क्या है कि आप बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं। बात समझ में आ गई? प्रभात, जब आप आई माई सेल्फ बोल रहे हो तो वहां पे वो इम्फेटिक है भाई, हम इधर रिफ्लेक्सिव की चर्चा कर रहे हैं। शब्द वही होता है ना, जब आप सब्जेक्ट के तुरंत बाद लगाते हो आई माई सेल्फ, तो उधर वो इम्फेटिक है, जोर डालने के लिए इस्तेमाल होता है। आगे बढ़े। शिव का फिर सवाल है, रिफ्लेक्सिव का यूज क्यों होता है? भाई ये तो वही बात है कि सारी रामायण हो गई, फिर पूछ रहे सीता कौन थी हैं? रिफ्लेक्सिव का प्रयोग किस लिए होता है यहां लिखा नहीं है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग हम तब करते हैं जब काम करने वाला और काम का को रिसीव करने वाला, उस एक्शन को रिसीव करने वाला सेम व्यक्ति होता है, तब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल होता है। ये तो जब मैंने इंट्रोड्यूस किया था तभी चर्चा की थी कि उस शब्द बना कहां से? वो बना है रिफ्लेक्शन से, यानी तुम्हारा रिफ्लेक्शन तुम्ही को आ रहा है। तो तुमने किसको एंजॉय किया? खुद को एंजॉय किया। आई एंजॉयड माई सेल्फ सिंपली। सो वहां पे माई सेल्फ कौन है? जिसको एंजॉय किया जा रहा है। और बात क्या लिखी है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज नथिंग बट द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। तो ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब का क्या मतलब? वर्ब के तुरंत बाद आएगा। यही पहचान थी रिफ्लेक्सिव की, यही पहचान उसको एम्फैटिक से अलग करती है, क्योंकि एम्फैटिक का मतलब है जोर डालना, और जोर डालने के लिए सारे सेल्फ वाले शब्द आप तुरंत बाद लगाते हैं सब्जेक्ट के। ही, हिमसेल्फ, शी, हरसेल्फ। आई माई सेल्फ ड्राइव दिस कार। अब आपने सेंटेंस बोला आई माई सेल्फ ड्राइव दिस कार, तो उसका क्या मतलब हुआ? कि मैं ये कार खुद चलाता हूं, मैंने कोई शॉफर नहीं रखा है। दिस इज नॉट अ शॉफर ड्रिवन गाड़ी, ये मेरी खुद की कार है, मैं ये कार खुद चलाता हूं। राइट, शी हरसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सिचुएशन। अरे वो इस सिचुएशन के लिए खुद ही जिम्मेदार है। ये जो खुद वाला सेंस आता है वो एम्फैटिक है, वो जोर डालने के लिए होता है। राइट, बट शी प्राइड हरसेल्फ। तो यहां पे क्या आ गया कि अभी हरसेल्फ जो है वो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। अगर वहीं पे आपने कह दिया कि भाई शी एब्सेंटेड हरसेल्फ इन द लास्ट क्लास ऑफ इंग्लिश ग्रामर, शी एब्सेंटेड हरसेल्फ, अब पेपर में क्या देंगे वो? अगर मान लो उन्होंने दे दिया कि शी एब्सेंटेड इन द लास्ट क्लास ऑफ इंग्लिश ग्रामर, शी एब्सेंटेड इन द लास्ट क्लास ऑफ इंग्लिश ग्रामर, बस यहीं पे एरर आ गया। अब यहां पे दिक्कत क्या है कि एब्सेंटेड के बाद आपको क्या लगाना चाहिए? हरसेल्फ। शी किसको एब्सेंट किया? खुद को एब्सेंट किया ना, एब्सेंट क्लास को नहीं किया उसने। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो वर्ब के ऑब्जेक्ट ही होते हैं, इसीलिए वर्ब के तुरंत बाद आते हैं। और कब लेके आते हैं हम? जब काम करने वाला, उस काम का परिणाम भुगतने वाला एक ही आदमी है, तो वह खुद ही जिम्मेदार है अपने आप को एब्सेंट करने के लिए। वह इंग्लिश ग्रामर की क्लास में कल नहीं आई थी। शी एब्सेंटेड हरसेल्फ, ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ, राइट, दे एब्सेंटेड देमसेल्व्स इन द लास्ट क्लास। तो वहां पे क्या लगा लोगे? देमसेल्व्स लगा लिया आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के तौर पे। सभी को क्लियर है? बलबीर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हो सर, आज से पहले समझ नहीं आता था, आने लगा। चलो अच्छी बात है भाई। अमित, शी इज ब्यूटीफुल में कह रहे हो कि शी इज ब्यूटीफुल में ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट नहीं, तो मैं क्या कह रहा हूं? ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट है। ब्यूटीफुल तो भाई सबसे पहले शुरुआत करी थी कि वर्ब के बाद क्या क्या आ सकता है। वर्ब के बाद आने वाला हर शब्द ऑब्जेक्ट होता है क्या? मैं इसी को तो दूर कर रहा था लगातार, क्योंकि आप लोग बचपन से एसवीओ रटे रहते हो। इज वहां पे स्टेटिव वर्ब है, स्टेटिव वर्ब को क्वालिफाई विशेषण करता है। शी इज ब्यूटीफुल, इज वहां पे एक्शन वर्ड थोड़ा ही है। यहां पे जब हम वर्ब की बात कर रहे हैं तो हम यहां वर्ब का मतलब एक्शन वर्ड के लिए बात कर रहे हैं, वर्ब का मतलब स्टेट ऑफ बीइंग के लिए नहीं कर रहे। और ये सब क्लैरिटी, इसका मतलब पीछे क्लासेस दोबारा देखो, ढंग से देखो, जिन लोगों को अभी भी कंफ्यूजन बची हुई है वर्ब के अंदर, क्योंकि ये चीज फिर इरिटेटिंग हो जाती है मेरे लिए कि यार ये क्या बात कर रहा है बच्चा बेचारा। आपको जब वर्ब की परिभाषा की थी तो किसकी बात की थी? कि वर्ब के दो काम है। आज तक हमने रटा था कि वर्ब एक एक्शन वर्ड होता है, एक्शन वर्ड होता है। एक चीज और बताई दी थी उसी दिन कि वर्ब स्टेट ऑफ बीइंग भी बताता है। और स्टेट ऑफ बीइंग बताने के लिए कौन सा वर्ब का इस्तेमाल होता है? बी फॉर्म का। और बी फॉर्म का क्या मतलब है? इज, एम, आर, वाज, वर।
तो जब आप कह रहे हो ही इज इंटेलिजेंट, वहां इंटेलिजेंट ऑब्जेक्ट था क्या? वो तो लगातार एडजेक्टिव है। स्टेटिव वर्ब है, स्टेटिव वर्ब की विशेषता स्टेट बता रहे हो। स्टेट का मतलब क्या? उसकी विशेषता बताओगे ना किस हालात में, तो वो क्या होगा? वो विशेषण होगा, वो ऑब्जेक्ट थोड़ा ही होगा। ऑब्जेक्ट एक्चुअली दिक्कत, वो बात बिल्कुल जायज है ना, क्योंकि हमारा दिमाग रहा है रटने वाला। अब अचानक से मैं गियर बदल रहा हूं तो 12 साल की आदत बदलने में टाइम तो लगेगा। ये ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो बात को। यहां पे जब मैं कह रहा हूं वर्ब को रिसीव करने वाला, तो वर्ब का मतलब स्टेट थोड़ी हुआ। इज एम आर वाज वर्ब की बात नहीं कर रहे हैं हम बात यहां पे इन वर्ब की कर रहे हैं। इसमें इज एम आर कहीं लिखा है? नहीं लिखा है। ये सब किसी न किसी तरह के कार्य है, एक्शन है। तो एक्शन वर्ड का ऑब्जेक्ट होता है। बात क्लियर हो गई? तुम लोगों के सवाल से ना मेरा ज्ञान बहुत बढ़ता है भाई, मजा आ जाता है। मतलब मैं सोच पाता हूं अच्छा यहां पे भी दिक्कत हो सकती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरी ज्ञान की वृद्धि के लिए। इससे बड़ी मदद मिलती है मुझे पढ़ाने में। मालिकों आगे बढ़े। हाँ जी, मालिक लोग बताएं प्लीज, आगे बढ़े हम। इतने सारे मालिक होते हो, सैकड़ों मालिक, सबके एक एक सवाल का जवाब देना बड़ा, बट मैं पूरी पूरी कोशिश करता हूं। चलो कोई बात नहीं, बीच में दिक्कत हो जाती कभी कभार। हर चीज को जब हम समझेंगे तब अंग्रेजी में कोई दिक्कत नहीं। हमारी दिक्कत रहने का राज जरूर रटने वाला है, बट वही चीज है ना, मैं आपकी आदत धीरे धीरे बदल रहा हूं। हम सब आदत से मजबूर लोग हैं, मैं हूं आदत से मजबूर, तो कहां से चेंज होगा? थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन भाई मैं इधर से मेहनत कर रहा हूं, अपनी तरफ से भी थोड़ी मेहनत करनी है हमें। इनके ऊपर आपको क्वेश्चन अब मिलेंगे आपकी हैंडआउट में। चलिए अब हम बात करते हैं विच वर्सेस दैट की एक और पैरामीटर के ऊपर। और इसमें बाकी भी आ जाएंगे वैसे, लेकिन पहले यही समझो, विच वर्सेस दैट। शिवम फर्स्ट टाइम कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूं सर, इंग्लिश को बड़े अच्छे से समझ आ रहा है, थैंक यू। चलिए जी, थैंक यू। समझते चलिए। देखिए विच के बाद ये आप थोड़ी सी जब बेहतर अंग्रेजी की किताबें रेफर करेंगे तो ये सारे टर्म मिलेंगे आपको। विच के बाद आप जो लिखते हैं उसे हम कहते हैं नॉन इसेंशियल क्लॉज। नॉन इसेंशियल भी कहते हैं या नॉन रेस्ट्रिक्टिव भी कहते हैं, नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज कहते हैं। और जो आप लिखते हो दैट के बाद उसे हम इसेंशियल, इसेंशियल या ये रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज कहते हैं। ये नॉन दोनों पे अप्लाई है, इसीलिए, नहीं तो आप समझो, चलो लिखी दूं मैं पूरा, नहीं तो गलती नोट कर दोगे। ये नॉन कॉमन था इसीलिए मैंने लगा दिया था, नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज। और दैट के बाद जो लिखते हो उसके बाद जो लिखते हैं उसे इसेंशियल या रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज कहा जाता है। अब इस चिड़िया का क्या नाम है भाई? ये क्या आ गया? नए नए टर्म क्या आ गया हमारे पास? इसी को डिफाइनिंग, नॉन डिफाइनिंग भी कई जगह पे लिखा हुआ मिलेगा। तो कोई जानकारी देना चाहेगा इसमें? अगर आपने पहले कभी पढ़ा सुना हो तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। एनीबडी? किसी ने बताया ही नहीं? चलो चलो मैं बता रहा हूं, फिर इस बात को समझो आप। दो सेंटेंसेस लिखेंगे, एक में दैट का इस्तेमाल होगा, एक में विच का इस्तेमाल होगा, और फिर आप देखोगे कि इनके सेंस में क्या फर्क आ रहा है। माई कार, कॉमा, विच हैज अ broken seat, which has a broken seat, is parked in front of house। एक सेंटेंस ये है, और दूसरा सेंटेंस, my car that has a broken seat, that has a broken seat is parked in front of house।
और इसीलिए आपको जब पंक्चुएशन के बारे में आप पढ़ोगे तो ये भी लिखा हुआ मिलेगा कि भाई जहां विच लगा, कॉमा जो है वो विच के आसपास दिखाई देता है, दैट के पास कॉमा दिखाई नहीं देता। ठीक है, दैट के साथ आपको कॉमा नहीं दिखाई देगा। तो अब मुझे जरा इन दोनों सेंटेंसेस का डिफरेंस कोई बता पाएगा कि क्या डिफरेंस है इनके सेंस में? इसीलिए मैंने एक ही तरह का स्ट्रक्चर दिया कि पहले थोड़ा क्लियर हो आपको। चलिए अब आपकी कोशिश, ठीक है, मैं इधर समझा देता हूं आपको कि इनमें क्या फर्क है। देखो, जो ये टर्म है वो भी समझ में आ जाएगा आपको। व्हिच के बाद मैंने क्या कहा है कि आप व्हिच के बाद जो लिखते हैं वो नॉन इसेंशियल क्लॉज होता है, नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज होता है, या नॉन डिफाइनिंग क्लॉज भी कह लेते हैं। कुछ जगह पे आपको ये भी मिल जाएगा, अलग अलग टर्म इस्तेमाल कर लेती हैं अलग अलग तरह की बुक्स और आर्टिकल्स। तो ये तीनों शब्द मिल सकते हैं आपको। तो नॉन इसेंशियल का मतलब क्या है कि जिसकी जरूरत नहीं है। ये तो सबसे आसान है, याद ध्यान में रखना। नॉन इसेंशियल जरूरी नहीं है। अगर पहले वाले सेंटेंस में से मैं ये हटा दूं विच हैज अ ब्रोकन सीट, तो सेंटेंस के मीनिंग पे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। सेंटेंस क्या हुआ? माई कार इज पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ हाउस। ये मेरे कार के बारे में थोड़ी सी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो गई जो मैंने दो कॉमा के बीच में दिया। अगर मैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ना दूं तो भी ऐसी नहीं कि मेरी दो कार हो जाएगी या तीन कार हो जाएगी। कार एक ही है मेरे पास और वो कार घर के बाहर खड़ी है। लेकिन यहां पे क्या लिखा है कि माई कार दैट हैज अ ब्रोकन सीट इज पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ हाउस। अब यहां पे आप दैट देख रहे हो, दैट हैज अ ब्रोकन सीट। ये क्या है? ये इसेंशियल क्लॉज है। अगर हम ये हटा दें तो सेंटेंस का पूरा मीनिंग चेंज हो जाएगा। पहले तो समझो इस सेंटेंस का क्या मीनिंग है। माई कार दैट हैज अ ब्रोकन सीट। आप पढ़े लिखे लोग हैं, तैयार किया हुआ मैंने आपको पहले से। अगर मैं आपको पूछूं कि किस तरह का क्लॉज है तो क्या, कौन सा क्लॉज है ये? दैट हैज अ ब्रोकन सीट। ये बताओ मेरे को, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज या एडवर्बियल क्लॉज? अभी खुद मामला आप ही लोग क्लियर कर लोगे। बहुत बढ़िया, शिव का जवाब सबसे पहले आया। एडजेक्टिव निर्भय, वरुण, करिश्मा, हिमांशु, अजय, राजेश। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नाउन कौन बोल रहा है? संजीव नाउन बोल रहा है, बाकी सब एडजेक्टिव, बाल किशोर, योगेश, पंकज, दीप्तेश। बहुत बढ़िया भाई। तो ये एडजेक्टिव क्लॉज है। अब जरा इसका मतलब समझो। माई कार दैट हैज अ ब्रोकन सीट इज पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ हाउस। मेरी वो वाली कार जिसकी एक सीट टूटी हुई है वो घर के बाहर खड़ी है, दूसरी वाली कार गैराज में खड़ी है। तो कहने का मतलब क्या कि ये दूसरे वाले सेंटेंस से ये पता लग रहा है कि इस आदमी के पास एक से ज्यादा कार है। दूसरे वाले सेंटेंस से पता लग रहा है कि इस आदमी के पास एक से ज्यादा कार है, क्योंकि ये अभी तो उस कार के बारे में बात कर रहा है जिसकी एक सीट टूटी हुई है। वो वाली कार घर के बाहर खड़ी है, दूसरी कार कहीं और भी हो सकती है, तीसरी कार कहीं और भी हो सकती है। बट पहले वाले सेंटेंस में ये साफ पता लग रहा है कि इस आदमी के पास एक ही कार है और ये विच के सहारे, और विच वाला क्लॉज दो कॉमा के बीच में लिखा हुआ है। ये क्या है? ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है उस कार के बारे में। कार एक है, उस कार की सीट टूटी हुई है, लेकिन यहां पे वो कार जिसकी सीट टूटी है वो घर के सामने खड़ी है, दूसरी कार कहीं और हो सकती है। तो ये इंप्लीकेशंस होते हैं सेंटेंसेस के कि वो सेंटेंस क्या क्या इंप्लाई कर रहा है। तो पहले वाला सेंटेंस इंप्लाई कर रहा है कि इस आदमी के पास एक कार है और उसकी एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कि उस कार की जो सीट है वो टूटी हुई है। बट दूसरे सेंटेंस से क्या इंप्लाई किया जा रहा है? यहां से ये कहा जा रहा है कि इस आदमी के पास एक से ज्यादा कार है। कितनी है वो नहीं पता लग रहा, लेकिन एक से ज्यादा तो है। तो यहां पे अभी सिर्फ उस कार की बात हो रही है जिसकी सीट टूटी हुई है। माई कार दैट हैज, वो वाली कार जो जिसकी सीट टूटी हुई है वो घर के सामने खड़ी है, दूसरी कार कहीं और होगी। राइट? तो ये फर्क आ जाता है। ये सबसे बेसिक डिफरेंस है। ये सबसे बेसिक डिफरेंस है। बात समझ में आ गई? आया ना? और देखो, कई जगह पे सिर्फ यही लिखा होता है कि दैट और विच में ये मामला है, रिस्ट्रिक्टिव और नॉन रिस्ट्रिक्टिव। मैं आपको बता दूं, हु के साथ भी आप ये खेल सकते हैं। कैसे खेल सकते हैं? आइए मैं एक सेंटेंस लिख के बताता हूं आपको। अब जैसे मैं लिखूं अगर कि सचिन तेंदुलकर, कॉमा, हु हैज बीन अ ग्रेट क्रिकेटर, हु हैज बीन अ ग्रेट क्रिकेटर, विल बी felicitated in today's ceremony. हाँ बिल्कुल, विच वाली क्लॉज एडजेक्टिव है, बट वही विच और दैट का फर्क है प्रभात। अब यहां पे देखो, कल आपने रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ा था। ये वाला हु जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है आपको। ये एक तरह का रिलेटिव क्लॉज जरूर है और मोर ओवर ये एक एडजेक्टिव क्लॉज है जो कि सचिन तेंदुलकर के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। सेंटेंस एक्चुअली क्या है कि सचिन तेंदुलकर विल बी फेलिसिटेटेड इन टुडेज सेरेमनी। आज के समारोह में सचिन तेंदुलकर को सम्मानित किया जाएगा। यही एक्चुअल सेंटेंस है। दो कॉमा के बीच में आप सचिन तेंदुलकर के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, वो नॉन इसेंशियल है। और अगर ये सब चीजें पता है ना तो आपकी रीडिंग बहुत आसान हो जाने वाली है, बिकॉज नाउ ऑनवर्ड्स यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट आउट ऑफ अ राइट ऑफ व्हिच क्लॉज इज रेलेवेंट, व्हिच क्लॉज इज इररेलेवेंट। Because in passages, in paragraphs, lot of non-essential informations are provided. Non-essential information are provided actually. And what's the purpose is definitely the giving the extra information. That extra information might be relevant while you are going through the passage. But suppose you are solving a reading comprehension question, and at that moment your job is to pick out or extract the relevant information जिनके ऊपर आप ज्यादा से ज्यादा questions को आंसर कर सकें। तो
कई बार ऐसा होता है कि किसी इंसान का नाम आया, कॉमा लगाया, अब उसने जिंदगी में 40 साल की उसकी पब्लिक लाइफ रही है, वो बहुत सारे पदों पे रहा है अलग अलग, तो अब 4 लाइन में बस उसके यही इस्तेमाल होना, अच्छा ये इनके प्रेसिडेंट थे, इनके वाइस प्रेसिडेंट थे, यहाँ ये थे, और 5 ही लाइन में लिख रहा है हैज सेड। तो भैया एक्चुअल सेंटेंस वही है कि मिस्टर एक्स हैज सेड, whatever is written in those 4 lines, that is the extra piece of information, right? So that is the case over here. तो एक बात और भी आपको समझ में आई यहां से कि भाई हु वाला जो केस है हमारा, हु वाला जो केस है, अगर कॉमा नहीं लगा है तो वो रिलेटिव प्रोनाउन है। देख रहे हो, एसएससी तो पहले पंक्चुएशन का ध्यान ही नहीं देता था, वो तो डायरेक्शन में लिख भी देते थे अगर कोई पंक्चुएशन का एरर है तो छोड़ दो, क्योंकि इसको मासी एग्जाम माना जाता था कि नहीं बच्चे को उतना समझने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब चीजें बढ़ रही हैं, टीसीएस के पास चीजें पहुंच गई हैं, चीजें सिस्टमेटिक हो रही हैं, बेहतर पेपर पूछे जा सकते हैं। जबकि कैट, जहां से मैंने अपने टीचिंग करियर की शुरुआत करी थी, देश का टफेस्ट एग्जाम, वहां पे 4 से 5 पैरामीटर लिखा होता है। ग्रामर के क्वेश्चन तो आते भी नहीं, वो सब ज्यादातर 5-6 सालों में सब रीडिंग बेस्ड ही क्वेश्चन है। बट अगर ग्रामर का क्वेश्चन इक्का दुक्का पूछा भी गया, जैसे आईआईएफटी है, जेट के एग्जाम है, तो उसमें 4-5 पैरामीटर लिखे होते हैं, ग्रामर, पंक्चुएशन, यूसेज, अप्रोप्रिएशन। यानी कई बार सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है बट उसको बेहतर तरीके से कहा जा सकता है, और 4 ऑप्शन में से अगर किसी में बेहतर तरीके से कहा है तो वो करेक्ट ऑप्शन होगा। वो इतनी गहराइयों में उतरते हैं, तो हम भी पंक्चुएशन पे पूरा ध्यान देंगे। तो आपको अभी बात क्या समझ में आई है कि हु के पहले अगर कॉमा लगा है तो हु वाला क्लॉज नॉन एसेंशियल क्लॉज है, उस समय उसे रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर ट्रीट मत करो। हु के पहले कॉमा नहीं लगा है तब वो हु रिलेटिव प्रोनाउन है। ये बड़ी बारीकियां हैं, रट्टू तोतों के तोते उड़ जाएंगे अगर इन तरह की गहराई नहीं है तो उसमें रटा हुआ हु रिलेटिव प्रोनाउन होता है, एंटीसीडेंट। भैया वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो सकता है एक फ्रेज दिया हो, नाउन फ्रेज, उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो, आप नहीं समझेंगे तो वहां मामला फंस जाएगा। तो कल मैं इस पर थोड़ी सी और चर्चा करूंगा, कल का मतलब नेक्स्ट क्लास में, राइट? नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में थोड़ी सी और चर्चा होगी, और आई होप अब हमने लगभग कॉन्सेप्ट जो है वो समअप कर ही दिए हैं। ये हमारा 10वां नंबर, 8वां 9वां 10वां नंबर होगा ये। तो बाकी के जो छोटी छोटी चीजें और हैं वो हैंडआउट के साथ वो कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे, नहीं तो फिर ये रटने वाली बात हो जाएगी। बेहतर होगा कि हैंडआउट आपके पास होगा और फिर आप उस क्वेश्चन में जब वो करेंगे तो आपको फिर चीजें ध्यान में रहेंगी। जैसे वो पजेसिव केस इस्तेमाल होता है जिरंड से पहले, आई लाइक योर आस्किंग क्वेश्चंस, वो भी एक कॉन्सेप्ट है कि आई लाइक यू आस्किंग क्वेश्चंस पेपर वाला देंगे तो आपको पता होना चाहिए कि यू आस्किंग नहीं योर आस्किंग होगा, क्योंकि आस्किंग वहां पे जिरंड है, और जिरंड से पहले हमेशा क्या आता है भाई? पजेसिव केस, क्योंकि एडजेक्टिव प्लस नाउन बन के क्या बनता है? नाउन फ्रेज। तो मैं आई लाइक, लाइक वर्ब है, वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या होगा? कोई नाउन या नाउन फ्रेज ही होगा। तो आप लोगों के लिए चीजें इसीलिए आसान है ये। अब जैसे मैंने कहा पेपर में क्या मिलेगा? आई लाइक हिम गोइंग देयर, बस ऐसे छोटा सा सेंटेंस, ये भी एक कॉन्सेप्ट है। अब यहां पे क्या है कि मैं उसको पसंद करता हूं कि मैं उसको जाना पसंद करता हूं? कंफ्यूजिंग है। तो यहां पे लाइक वर्ब है तुम्हारा, आई सब्जेक्ट है, लाइक वर्ब है, वर्ब का ऑब्जेक्ट दोनों होना चाहिए। तो दोनों होने के लिए इस हिम को यहां पे गलत है, इधर क्या लगाना पड़ेगा? हिज। अब हिज प्लस गोइंग, हिज क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव है, केसेस याद आ गए आपको, एडजेक्टिव, और ये क्या है? जिरंड है, जिरंड इज नथिंग बट नाउन, वर्बल नाउन। तो एडजेक्टिव प्लस नाउन मिलकर क्या बनता है? नाउन फ्रेज, और वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या बन सकता है? नाउन फ्रेज बिल्कुल हो सकता है। तो इसीलिए ये रूल रटवाया जाता है कि जिरंड के पहले हमेशा पजेसिव केस लगाओ। क्यों लगाओ? ये गायब रहता है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको तुरंत बात समझ में आ गई कि भाई वर्ब का ऑब्जेक्ट नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज कैसे? एडजेक्टिव प्लस नाउन, तो पजेसिव एडजेक्टिव लगेगा हमेशा, योर, गोइंग, हिज, कमिंग, हर, आस्किंग। तो ये हमेशा ही यहां पे हम लगाएंगे क्या? पजेसिव। तो चलिए कल थोड़ी सी चर्चा और करूंगा मैं इन सारे कॉन्सेप्ट, इसके ऊपर, व्हिच और दैट के ऊपर थोड़ा सा और परतें खोलेंगे। यहां पे तो मैंने सेम सेंटेंस के मतलब अलग अलग कराए हैं।